आसान है बी वाला, उसको सॉल्व कर लेते हैं। बीच में ब्रिज लगा हुआ है कोई बी वाले ये पार्ट, वाला छोटा वाला। बैलेंस्ड ब्रिज है शायद वो। यस सर। 10 20 और 15 1 by 2 1 by 2 है ना। तो उस ब्रिज को हटा के एक रेजिस्टर लग जाएगा, फिर सीरीज पैरेलल नजर आ जाएगा। एक पार्ट पूछ रहे हैं तो कर दिया होगा 5 वो लिखो उसका आंसर। चेक करना होगा ये इसको मान एसी 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 इधर इनफाइनाइट सर्किट बना दिया है। अब तो ऐसे इधर भी बना दिया है। वैल्यू सबकी आर है, ठीक है। तो ये देखो, अगर मैं पॉइंट्स को सी डी नाम दे दूं, ई एफ नाम दे, तो सी डी के आगे, जैसे भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, सी डी के आगे जो सर्किट है तो इनफाइनाइट कॉम्बिनेशन है कि नहीं, तो हम सवाल कर चुके, ये सवाल हो गया देखो। यहाँ में सी लिख दूं या डी लिख दूं, क्या इसका इक्विवेलेंट बना सकते हैं सी और डी वैल्यू? यस सर। बता 2 3 प्लस ये है सवाल। हां यहाँ से रिपीटेशन हो रहा, इसके आगे एक्स ये होगी। इसके आगे एक्स लगा देंगे, ये आर और ये आर, ठीक है। तो ये आर और एक्स ये आर सीरीज में, इसके साथ पैरेलल, सबका इक्विवेलेंट एक्स आना चाहिए। क्वाड्रेटिक बनाओ, सॉल्व करोगे। ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 2r प्लस x इंटू x डिवाइडेड बाई 2r प्लस x इंटू r और प्लस ये 2r प्लस x होगा पैरेलल में, ये आ जाएगा 3rx प्लस x स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 2r स्क्वायर प्लस rx, ये हो गया x स्क्वायर प्लस 2rx बचेगा माइनस 2r स्क्वायर इज इक्वल टू 0। x में क्वाड्रेटिक हो गया, x की वैल्यू माइनस b प्लस प्लस लेना माइनस लेना रूट b स्क्वायर 4r स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 4ac 4 into 8 r स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, रूट 3 माइनस 1 into r के बराबर है। x इज इक्वल टू रूट 3 माइनस 1 आएगा इनटू, ये देखो सही लिखा है, ठीक है। अच्छा, जैसा सी डी के ऊपर है वैसे ई एफ के नीचे, सिमेट्री। अब ये सर्किट सिंपलीफाई कैसे होगा,
बनाओ पैरेलल में आ जाएंगे सर। नया सिंपलीफाई सर्किट, इसका नया सिंपलीफाई सर्किट बनाते हैं। यहाँ तक लिखना तो हटाऊंगा। जो हमने सवाल किया था अलग से वो मिला दिया है इसमें, 2 बार मिलाया है, एक बार ऊपर एक बार नीचे। ये आप क्या करोगे, ये सर्किट सिंपलीफाई होगी, ऐसा हो जाएगा। रूट 3 माइनस 1 इंटू आर जो रिजल्ट आया उसको यूज करते हैं। ए और बी के अक्रॉस ये तो लगी है, ये तो आर है, ये वाला आर, ये आर, ये आर, ठीक है, ये आर और आर रहेगी, लेकिन सी डी के आगे जो पूरा सर्किट है इसकी जगह पे क्या लगा देना है, रूट 3 माइनस 1 आएगा समझ। यस सर। ऐसा ही होगा, ये आर और आर तो रहेंगे, ये ई एफ के नीचे जो पूरा सर्किट है सबको हटा के रूट 3 माइनस, अब सीरीज पैरेलल नजर आ जाएंगे, जोड़ने जरा आराम से। ये तीनों पैरेलल में, सीरीज में, और ये तीनों सीरीज में, और ये तीनों लाइन को पैरेलल में आएंगे। क्या आएगा इन तीनों का रिजल्ट सीरीज में, रूट 3 प्लस 1 आर आ जाएगा सर। तो आर है, ये हो जाएगा रूट 3 प्लस 1 आर, और ये रूट 3 प्लस 1, ये तीनों पैरेलल में। आर भाई फाइनल आंसर बता रहे हो? आ सकता है, मेरा तो नहीं है तो चेक करो, इस एक का गलत हो, बाकी लोगों को भी आंसर आएगा। हंड्रेड आर की वैल्यू बाद में बदलेंगे, पहले तो इसे जोड़ो ना, आर से बना रहे हैं, आर बार एक भी आ रहा है, आर एक ही बता रहे हैं, आर बाई आ रहा है, रूट 3 आर बाई, इन तीनों का इक्विवेलेंट आर बाई रूट 3 बताया जा रहा है, कई लोग बता रहे हैं सही हो आ गया। यस सर आ गया। आर की वैल्यू रख देंगे फिर इसमें, आर की वैल्यू जो भी ठीक है। अब ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में इनका इक्विवेलेंट कैसे आएगा, ये मुझसे एक्सपेक्ट मत करो, ये कैलकुलेशन करो। 77 हो गया, 76, 75, 74, 73, इसमें क्या बताऊँ, ये तो क्लास में करा,
इससे फर्जी सवाल क्या होगा? नोट्स का क्या चाहते हैं हमसे आप? आंसर पेपर नोट्स आंसर बता देते। BC आंसर भी कुछ आता था। एक्सप्लेनेशन। करंट थ्रू आउट सेम रहती है, यस सर। जहाँ का एरिया कम होगा वहाँ की करंट डेंसिटी ज्यादा होती है। J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई से, जहाँ का J ज्यादा वहाँ का E ज्यादा, ठीक है। तो E इंटू A से फ्लक्स पूछ लिया जाता है, फ्लक्स की भी चर्चा हो रही है ना। फ्लक्स इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड विद इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्लेस कर दो उससे, J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई से, J अपॉन सिग्मा। तो J को लिख देंगे I बाई A, तो कैंसिल ही हो जाएगा। जो रिलेशन I में होगा वही फाई में आ जाएगा फ्लक्स में। I सब जगह बराबर तो फ्लक्स भी सब जगह J इक्वल टू सिग्मा इंटू ई। ये पता होगा किसी को? J अपॉन सिग्मा इंटू A, J होता है I बाई A, सिग्मा इंटू A, I बाई सिग्मा प्लस सिग्मा सब जगह एक जैसा, I सब जगह एक जैसा। करंट जाती है हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ। सबसे ज्यादा पोटेंशियल A का, फिर B का, और फिर C का। ठीक है, एक्सप्लेनेशन भी हो गया, आंसर भी हो गया। 72 नहीं हो गया इस बार। इस बार मतलब और एक बार पूछा था क्लास में स्टार्ट पे। n बैटरी गलत लगाई है तो एन और वो हो रहा है 2n उड़ जाएंगी। ई रह जाएगा एन ई। 71 हाँ 71 कराने के लिए भारी भरकम से बना सकते, कुछ भी नहीं है सवाल में। डायरेक्ट वो छोटा सा पॉइंट अगर क्लिक करेंगे तो फटाफट से हो जाएगा। इसको कनेक्ट किया यहाँ, इसको कनेक्ट कर दिया ऐसे, इसको कनेक्ट कर दिया यहाँ, इसको कनेक्ट कर दिया इस जगह का पोटेंशियल अगर 0 है तो ये 0, यहाँ 24, यहाँ 24, ये 24, वो 24 और ये 24 ये 0, ये भी 0 और ये भी 0। हर एक रजिस्टर की करंट आ जाएगी, होगा सर। हर एक रजिस्टर का पोटेंशियल डिफरेंस पता चलेगा, ठीक है। और कर लेना कहाँ तक, 61 तक। होती 61 तक कर लाना सब,
पोटेंशियल एनर्जी मैग्नेटिक यूनिफॉर्म सॉल्व हुआ तो हां सॉलिनॉइड वाला था सॉल्व ये आ जाता पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यस सर माइनस एन cos थीटा माइनस फॉर्मूले में होता है थीटा एम रद्द करो बी वेक्टर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं माइनस एन रद्द कर डॉट तो समझ ही रहे हो और का क्रॉस आता है तो sin थीटा एम डी sin थीटा इसी के सवाल कर रहे थे उसी सीक्वेंस नेट करो पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेशन। अच्छा ये तो समझ में आ गया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला लग जाएगा। ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में किसी करंट कैरिंग लूप को रखा जाए तो उस लूप का एम वेक्टर ढूंढ लाएंगे और मैग्नेटिक फील्ड देंगे नहीं एंगल पता चल जाएगा आंसर आ जाएगा। लेकिन अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल हो जाए नॉन यूनिफॉर्म तो भी होगा तो इसी से लेकिन du इक्वल टू माइनस एम डीवी एम का मतलब dm छोटे छोटे पार्ट लेने को नहीं डॉट वो बी और अगर मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है तो जो पूरा लूप दिया है उस लूप के छोटे छोटे पार्ट लेंगे अपन dm मैग्नेटिक मोमेंट और फिर उसे इंटीग्रेट कर देंगे प्रॉपर्ली इंटीग्रेशन डी तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी आ जाता है। जैसे हमारे पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है I1 करंट है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ठीक है और इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में हम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रखी होगी तो वो मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ बदलती है हमें पता है क्या होता है म्यू नॉट I बाय 2 पाई आर पाई आर इस मैग्नेटिक फील्ड में जो अंदर की तरफ होगी एक लूप कर दिया मैंने करंट कैरिंग स्क्वायर लूप कर दिया A B C D और उसमें I2 करंट फ्लो कर रहा है I2 साइड लेंथ है इसकी L साइड लेंथ है इसके जो यहाँ से B डिस्टेंस में रखा हुआ है। तो क्या हम इस स्क्वायर लूप के लिए पोटेंशियल एनर्जी की चर्चा कर सकते हैं? पोटेंशियल एनर्जी की बात कब की जाएगी जब इलेक्ट्रिक फील्ड में लूप हो और किसी दूसरे एलिमेंट की मैग्नेटिक फील्ड में रखा हो तो मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहे हैं वो इनफाइनाइट जो अंदर की तरफ होगी उसमें रखा हुआ है। तो क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी ढूंढने के लिए फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा या इंटीग्रेशन होगा? इंटीग्रेशन होगा क्यों चेंज हो रही है मैग्नेटिक फील्ड पक्का और इस बात से भी सहमत है कि मैग्नेटिक फील्ड हर जगह पर अंदर होगी और इसके जितने भी छोटे छोटे पार्ट लेंगे सबका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर ही आएगा तो थीटा 0 होना हर एलिमेंट के लिए ठीक है। सॉल्व फाइंड पोटेंशियल एनर्जी और लूप का या सिस्टम भी कह सकते हैं पूरे सिस्टम की एनर्जी होगी फाइंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम ऐसे लिख सकते हैं। मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी तो है ही तो कैसे एलिमेंट कैसा लेना पड़ेगा इसमें एलिमेंट बताओ कैसे हॉरिजॉन्टल लेना वर्टिकल लेना वर्टिकल लेना फायदा हो क्या तो उस एलिमेंट के हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड तो ये रहा एक पट्टी बनेगी इस तरह एक्स लेंथ की एक्स नहीं एल लेंथ और dx इसकी दोस्त ले लेंगे dx और यहाँ से इसकी डिस्टेंस x ठीक है। अब ये छोटा सा एरिया लिया है कितना एरिया होगा ये L into dx L into dx एरिया से और I2 करंट से हम इसका छोटा सा मैग्नेटिक मोमेंट लिख सकते हैं I2 into L dx ये समझ में आया मैग्नेटिक मोमेंट करंट मल्टीप्लाइड बाय एरिया होता है तो बी यू लिखो बी माइनस बी एम बी cos 0
सहमत है सब? माइनस माइनस का फॉर्मूला नहीं आता, आई टू एल डी एक्स, और बी की वैल्यू लिखो आप। बी कौन प्रोड्यूस कर म्यू नॉट रहा आई बाई डी बाई एक्स। म्यू नॉट आई आई वन हाँ आई वन बाई टू बाई एक्स। 2 इसको इंटीग्रेट करेंगे तो आंसर मिलेगा। टोटल पोटेंशियल है तो माइनस म्यू नॉट आई वन आई टू टेल अपॉन 2 पाई, ये तो बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन से, इंटीग्रेशन में बचेगा dx बाई एक्स। एक्स की क्या लिमिट रखते हैं कि ये पूरा लूप कवर हो जाए? डी से एल प्लस डी। बी प्लस वो अपना जाना फंक्शन है लॉग वाला डी प्लस एल अपॉन डी आ गया। देखो ना फाइनल आंसर लिखो, फिर इस सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाऊंगा। दूसरा पार्ट फाइनल आंसर तक लिखो, लिमिट्स लगा के। तो यहाँ लिख देता हूँ, देखो फाइनल आंसर u इज इक्वल टू माइनस म्यू नॉट i1 i2 l अपॉन 2 पाई log b प्लस l अपॉन एल ई और डी डी। नेगेटिव की आएगी एनर्जी, देख लो इस नेगेटिव को अंदर एडजस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है, लॉग नेगेटिव हो जाएगा, बताओ ऐसे ही बनेगा, नेगेटिव आ गई एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी हो गई है सिस्टम में। अब इस सवाल को देखो थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, सेकंड पार्ट अगर इसका बना है समझ जाओगे आप। ये इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और ये जो लूप है, इस लूप को मैं इस वायर के पैरेलल थोड़ा सा मूव कराता हूँ ऊपर या नीचे, क्या इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो हमने कैलकुलेट की है इसको कोई फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं? डिस्टेंस तो वही है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है, तो अगर इसे यहाँ से उठा के थोड़ा सा ऊपर रख दूं या थोड़ा नीचे, तो हमसे पूछा जाए W एक्सटर्नल, क्या जवाब आना चाहिए? जीरो। क्यों? चेंज इन पोटेंशियल लेवल से, लेकिन अगर मैं इसे उठा के यहाँ पे ले जाऊँ तो वर्क करता है। डिस्टेंस d से बढ़ा के 2d करते हैं तो W एक्सटर्नल आएगा नहीं, फिर पोटेंशियल एनर्जी बदल जाएगी। तो लिखने जरा, तो लिखने से पहले तो मैं डायग्राम में करेक्शन करूंगा। ये लूप है अपने पास, ओरिजिनल डायग्राम ये था, ये है इसकी पोजीशन 1 और ये इनफाइनाइट लॉन्ग है, इनमें से यहाँ तक इसके पैरेलल मूव करा के पोजीशन 2 तक ले जा रहा है, ऐसे इधर भी करो। दूसरे सवाल में इसको पोजीशन 3 तक ले जा रहा हूँ, 3 वाली पोजीशन की यहाँ से ये जो डिस्टेंस है ये मैंने d से बढ़ा के कर दिया 3d। हमारी बात समझ? तो दूसरे पार्ट के सेकंड पार्ट के 2 सवाल बन जाएंगे कि नहीं? W एक्सटर्नल टू मूव फ्रॉम 1 to 2, तो दूसरा क्या होगा? W एक्सटर्नल टू मूव फ्रॉम 1 to 3। लिखने जरा, सेकंड पार्ट का ए पार्ट लिख लेंगे। सेकंड पार्ट का ए पार्ट, W एक्सटर्नल फ्रॉम पोजीशन 1 to पोजीशन 2, क्या आंसर बता रहे हैं इसका? 0। W एक्सटर्नल फ्रॉम पोजीशन 1 to 3। तो अब इसके लिए हमें यू इनिशियल और फाइनल हो, यू इनिशियल तो वही आपने लिखा था माइनस म्यू नॉट I1 I2 L बाई 2 पाई log b प्लस L अपॉन d। यू फाइनल बताओ क्या होगा? माइनस म्यू नॉट डी अपॉन I1 I2 L बाई 2 पाई, d की जगह पे क्या रख देंगे? डी डी आई प्लस 3d प्लस L अपॉन W एक्सटर्नल आ जाएगा अपना b फाइनल माइनस वैल्यू करते हैं, सिंपलीफाई करते हैं। log a माइनस log b, log a अपॉन b होता है तो जानते हैं।
अच्छा, इसमें ये जो बी पार्ट है इसमें उल्टा भी हो सकता था, इधर हाँ, y निकाल की देते तरफ हैं। उधर ले जा सकते हैं, b को कम भी कर सकते हैं, b से डिवाइड टू करते हैं तो ऐसे होगा। तब वो एक्सटर्नल अपने आप आ जाएगा साइन के साथ, पॉजिटिव नेगेटिव। एक्सटर्नल एजेंट को जो बदल करना पड़ रहा है, पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, इसके एक पार्ट में जीरो भी हो सकता है। ये है करंट कैरिंग रिंग लूप, और इसकी जो एक्सेस है इसके अलाउ करंट कैरिंग वायर रख दिया गया इनफाइनाइट लॉ। थोड़ा अपना सिंपल से जाना पहचाना सिस्टम। दो करंट कैरिंग एलिमेंट है, एक तो रिंग है और एक इनफाइनाइट वायर है। रिंग में करंट है मान लो I2, और वायर में करंट है I1, पूरा वायर एक ही है, रेडियस इसकी R रेडियस का लूप। तो क्या ये करंट कैरिंग लूप जिसमें करंट I2 है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, इसकी मैग्नेटिक फील्ड Finite लंबाई। इनफाइनाइट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता ही है। तो यहाँ पोटेंशियल एनर्जी की बात हो सकती है, फाइंड मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप, या सिस्टम में बोल सकते हैं मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ लूप। हम इस डायग्राम को ऐसे भी बना सकते हैं, एक ही बात है ना इसकी, ऐसे भी बनाया जा सकता है। आर एक ही मतलब करंट की डायरेक्शंस कुछ इधर उधर हो सकती है, उससे कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब बताइए कितनी पोटेंशियल एनर्जी होगी। जैसे ये वाला जो डायग्राम, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम मैग्नेटिक फील्ड यहाँ कौन प्रोड्यूस कर रहा है, इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। उस मैग्नेटिक फील्ड में ये लूप रखा हुआ है, इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड किसी भी पॉइंट पर पता करूंगी, कैसे पता करूं, ऐसे पकड़ेंगे फिंगर्स ऐसी तो आ रही है, देखो जरा, क्या ऐसे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही होगी, ऐसे सर्कल बनेगा। ये मैग्नेटिक फील्ड मैंने सही बनाई है, हाँ जीरो तो होगा आंसर। क्या होगी इसके एम वेक्टर की डायरेक्शन अंदर, और मैग्नेटिक फील्ड जो आ रही है बोर्ड के प्लेन में ही है। तो हर जगह पे उस जगह का एम और उस जगह का बी परपेंडिकुलर नहीं होगा। बहुत ज्यादा सोचना ही नहीं, कोस 90 जीरो होता है, बस इतना सोचना है, कभी कभी होता है कोस 90 हमेशा नहीं होता। हो गया सर,
अच्छा, इसमें मैग्नेटिक फील्ड वेरिएबल है, हाँ सर। डी यू ढूंढना पड़ेगा, लेकिन हर एक डी यू जीरो होगा, हर जगह का मैग्नेटिक फील्ड। इसमें कोई एलिमेंट भी आप बनाओगे, कैसे पट्टी बनाओगे कि इस तरह की, तो ये जो पट्टी बनाई है उस पट्टी का मैग्नेटिक मोमेंट अंदर आएगा और उस जगह की मैग्नेटिक फील्ड इस पे प्लेन में है। हर जगह के छोटे छोटे जो डी यू है वो जीरो, डी यू में भी तो कॉस आता है, इसलिए टोटल एनर्जी जीरो। एक और देखो, अपना जाना पहचाना रहेगा, ये है इनफाइनाइट लॉन्ग वायर I1 करंट, कोई करंट कैरिंग लूप, ये थोड़ा स्पेशल टाइप का बनाएगा। A B C D, ये ऐसा वायर का फ्रेम है जिसमें करंट फ्लो कराती है I2। इसके ये दो पोर्शन तो स्ट्रेट है और ये सर्कुलर आर्क है। ये जो सर्कुलर आर्क है छोटा वाला, इसकी रेडियस है A, बड़े वाले की रेडियस B। तो ये करंट कैरिंग लूप जो है जिसमें I2 करंट है, इसका मैग्नेटिक मोमेंट अंदर होगा। ये लूप इस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी उसमें रखा हुआ है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी आप बताओ। जीरो। अब क्यों जीरो? सब वो पर अंदर जा रही है ऐसे प्लेन में, तो इसकी जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी इस पे हर पॉइंट वो ऐसे ऐसे आएगी, मैग्नेटिक मोमेंट अंदर नहीं जा रहे, ये है मैग्नेटिक, यानी ऐसे पकड़ांगे सब फिंगर्स ऐसे ही तो जा रही है हर जगह। तो मैग्नेटिक फील्ड तो बोर्ड के प्लेन में ही है और एम वेक्टर अंदर अंदर है, तो थीटा अगेन 90। कुल मिला के बात ये है कि मैग्नेटिक फील्ड अगर लूप के प्लेन में आ जाती है, वो यूनिफॉर्म हो या नॉन यूनिफॉर्म हो, थीटा 90 हो जाने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी। ये मैग्नेटिक फील्ड के एरो बनाए हैं, ये मैग्नेटिक फील्ड कौन प्रोड्यूस कर रहा है इसको? ये वो इनफाइनाइट इनफाइनाइट लॉन्ग वायर ऐसे तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है अपने आसपास वाले। हां, उसको ऐसे हो सकते वो, इसमें जब पहले करा था तो फोर्स जीरो आ रहा था, नेट फोर्स, हां, तो उससे वर्क डन जीरो होगा, तो क्या फोर्स जीरो आने का क्या मतलब? फोर्स जीरो तो हमेशा है और इसमें तो फोर्स नेट फोर्स जीरो आ रहा है, फोर्स जीरो आ जाने की वजह से फोर्स तो इससे पहले जितने भी फोर्स सब में जीरो ही आ रहा था, नहीं? तो ये एनर्जी फोर्स वाली है ही नहीं, स्टार्टिंग में देखे तो टॉर्क वाली एनर्जी थी और इसकी कैलकुलेशन जानबूझ के मैंने कराई, इंटीग्रेशन टॉर्क डी थीटा, मतलब ये वर्क डन फोर्स का नहीं था, किसका था? ठीक है। एक नई चीज और मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए दो चीजें चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड और एक सरफेस, है ना? जैसे ये दीवार है और इस दीवार को मैग्नेटिक फील्ड में रख दें तो मैग्नेटिक फील्ड होगी और इस दीवार का एरिया होगी, सरफेस होगी, तो इन दो चीजों से फ्लक्स की कैलकुलेशन की जाती है। तो फ्लक्स ऐसा कहा जाता है कि किसी भी सरफेस से, अच्छा मैग्नेटिक फील्ड लगाने का मतलब आप मैग्नेटिक फील्ड की इमेजिनरी कुछ लाइंस इमेजिन कर सकते हो। इस कमरे में मैग्नेटिक फील्ड लगा दी मान लो ऐसे, तो एक्चुअल में तो नहीं होगा लेकिन आप इमेजिन जरूर कर सकते हो कि उसकी
लाइन हो जो बनाते हैं ना एरो, ठीक है, तो वो कितनी लाइन इस सरफेस से क्रॉस होके जाएंगी, वो ही होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का बेसिक मीनिंग। ठीक है, लाइन तो इनफाइनाइट संख्या में होती है, तो उनको कंपैरिजन में तो जरूर काम आ जाता है कि ज्यादा लाइन कम लाइन, ज्यादा फ्लक्स कम फ्लक्स, लेकिन कैलकुलेशन ऐसे नहीं होती। जैसे मान लो सारी मैग्नेटिक फील्ड इस दीवार के पैरेलल निकल जाए, क्या कह देंगे, कोई लाइन क्रॉस नहीं होगी तो फ्लक्स जीरो। अगर परपेंडिकुलर निकल के जाएंगी तो मैक्सिमम फ्लक्स, लेकिन अगर एंगल पे जाएंगी तो इन बिटवीन वाला फ्लक्स, मैक्सिमम से कम और मिनिमम से ज्यादा। तो फ्लक्स का बेसिक मीनिंग यही होता है कि किसी सरफेस से कितनी संख्या में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस हो रही है। कैलकुलेशन अलग तरीके से कराएंगे, वो भी बता देंगे। तो लिखें नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, number of magnetic field lines passing through number of magnetic field lines passing through any surface is called magnetic flux of that surface, is called magnetic flux of that surface। ठीक है, इसको कैलकुलेट करने का तरीका क्या है वो नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे। द मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू, ये मैथमेटिकल बात हो रही है इसकी कैलकुलेशन में, मैग्नेटिक फ्लक्स इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ, magnetic flux is equal to the product of magnitude of magnetic field, product of magnitude of magnetic field and area of surface, area of surface perpendicular to magnetic field, area of surface परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड, यानी सरफेस का कौन सा एरिया लेना है जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। पैरेलल वाले के लिए तो कोई फ्लक्स आएगी, अगर पैरेलल निकल जाती है मैग्नेटिक फील्ड तो कोई लाइन क्रॉस होगी ही। ठीक है, तो डायग्राम से कैसे समझें, मान लो हमारे पास कुछ इस तरह का एक सर्कुलर सरफेस है, ऐसे समझ सकते, बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर आधा पोर्शन इसका अंदर, ये एक सरफेस है, सर्कुलर सरफेस, और ऐसे एक मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया है, डी मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या ये मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल निकल गई? क्या कोई लाइन क्रॉस होती दिख रही है इससे? तो हम बड़े आसानी से कह सकते हैं इस सरफेस के लिए मैग्नेटिक फ्लक्स जीरो है। लेकिन अगर सिचुएशन ऐसी है, ये सरफेस और फील्ड ऐसे है ना, क्या ये सारी फील्ड लाइन इसके परपेंडिकुलर क्रॉस होके जा रही है? यहाँ फ्लक्स नॉन जीरो, ठीक है। लेकिन अगर स्थिति कुछ ऐसी बन गई, ऐसे रख दिया सरफेस को झुका के थोड़ा सा, और मैग्नेटिक फील्ड ऐसे लगी हुई है, डी मैग्नेटिक फील्ड, तो अभी फ्लक्स जीरो होगा या नॉन जीरो होगा? नॉन जीरो होगा, तो इस लाइन क्रॉस करके जाए नहीं, लेकिन इस वाले से कम होगा, है ना? इसमें तो सारा एरिया परपेंडिकुलर है, लेकिन वहां पूरा एरिया परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा से, और इससे ज्यादा होगा जीरो से, और इस वाले से कम होगा। कितना होगा मैग्नेटिक फ्लक्स? अगर इस वाली कंडीशन का फॉर्मूला मिल जाए तो ये जनरल केस है, इसी के वो दो स्पेशल केस हो जाएंगे। तो अब देखो, ये मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर किसी भी सरफेस के लिए एरिया वेक्टर डिफाइन होता है,
जानते हैं क्या? उसके परपेंडिकुलर किसी भी सरफेस का एरिया वेक्टर होता है उस सरफेस के परपेंडिकुलर। जैसे जमीन है तो उसका एरिया वेक्टर हो जाएगा वर्टिकल। ये दीवार है तो उसका एरिया वेक्टर हॉरिजॉन्टल, सरफेस के परपेंडिकुलर। तो जैसे ये सरफेस है, यहाँ ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, ऐसे ही तो क्या इसका एरिया वेक्टर ऐसे बना सकता हूँ? एरिया वेक्टर ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर। तो इस डायग्राम में मैं अगर आपसे पूछूं इसके एरिया वेक्टर और इस बी वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री। समझ रहे? यस सर। अब यहाँ आ जाओ, ये सरफेस ऐसे रखा हुआ है, इसका एरिया वेक्टर सरफेस के परपेंडिकुलर ऐसे तो आएगा। तो ये है बी वेक्टर और इसका एरिया वेक्टर देखो ये बना है। तो यहाँ बी और ए के बीच में एंगल कितना है? 0। अब इस वाले केस में देखो, अब ये सरफेस ऐसे रख दिया हमने इस तरीके से, एरिया वेक्टर ऐसे आएगा कि सरफेस के परपेंडिकुलर। तो यहाँ का एरिया वेक्टर देखो ध्यान से, मैं सही बना रहा हूँ, एरिया वेक्टर और इन दोनों के बीच में बी वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल ऑफ थीटा हो जाएगा। 90 नहीं है, 0 भी थीटा। समझ में आ रहा? थीटा इज एंगल बिटवीन बी वेक्टर एंड ए वेक्टर। और ए वेक्टर होता है एरिया वेक्टर जो सरफेस के परपेंडिकुलर बना है। अब देखो क्या ए वेक्टर के दो कंपोनेंट्स कर सकते हैं? किधर आएगा ए cos थीटा, इधर आएगा ए। हर वेक्टर के कंपोनेंट करना जानते हो समझ से। अब देखिए इनमें से कौन सा कंपोनेंट का एरिया, कौन से कंपोनेंट का एरिया, ध्यान देना, कौन से कंपोनेंट का सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर आएगा? ए sin थीटा। फिर सुन लो एक बार, ए cos थीटा और ए sin थीटा है एरिया वेक्टर के कंपोनेंट। तो ये भी किसी न किसी सरफेस के एरिया वेक्टर ही होंगे। तो मैं क्या सवाल पूछ रहा हूँ फिर से सुन लो, इनमें से कौन से कंपोनेंट का सरफेस मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर होगा? ये जो ए sin थीटा है, ध्यान देना, ए sin थीटा है एरिया वेक्टर। तो क्या इसका सरफेस ऐसे होगा? ये समझे? तो ए cos थीटा का सरफेस इसके परपेंडिकुलर ऐसे आएगा। तो ये जो सरफेस मैंने बनाया है, ये सरफेस कौन से एरिया वेक्टर का है? cos थीटा का। और ये जो सरफेस मैंने ऐसे बनाया है मैग्नेटिक फील्ड के, जो मैग्नेटिक फ्लक्स के कैलकुलेशन में कौन सा सरफेस काम आने वाला है? ये वाला सरफेस जो परपेंडिकुलर होता है जिसका एरिया वेक्टर ए cos थीटा है। नहीं आ रहा समझ? तो इस केस में फ्लक्स कैसे लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई वो सरफेस जो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है। कितना? ठीक है, सरफेस अलग चीज होती है और एरिया वेक्टर अलग चीज। एरिया वेक्टर होता है सरफेस के परपेंडिकुलर। तो हमें प्रोडक्ट कर मैग्नेटिक फील्ड के साथ प्रोडक्ट किसका करना है? सरफेस का करना है, सरफेस के एरिया। ठीक है, अब देखो जरा थीटा की वैल्यू अगर 90 रख देंगे फ्लक्स 0 और हो भी रहा है। देखो थीटा 90 रख दें उसमें तो फ्लक्स 0 नहीं हो जाएगा। थीटा 0 रख देंगे फ्लक्स मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये फ्लक्स का जनरल फॉर्मूला बन गया, I इक्वल टू, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। तो जिस मैग्नेटिक फील्ड में सरफेस रखा हुआ है वो मैग्नेटिक फील्ड अगर यूनिफॉर्म है तो ये फॉर्मूला डायरेक्ट यूज होगा। लेकिन अगर ये मैग्नेटिक फील्ड ही बदल रही है जगह जगह पे तो इस फॉर्मूले को हम डायरेक्ट नहीं लगा पाएंगे। फिर क्या होता है आप जानते हैं, और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, नॉन यूनिफॉर्म
मैग्नेटिक फील्ड, फिर हम डी फाई ढूंढेंगे कि नहीं, डी फाई, बी वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर, समझ गए होंगे। छोटे छोटे एरिया लेने पड़ेंगे, उनका छोटा छोटा फ्लक्स, और इसको कर देंगे प्रॉपर लिमिट्स में इंटीग्रेट, तो हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा इंटीग्रेशन बी वेक्टर डॉट डी ए। ये कंसेप्ट यूज होगा जब मैग्नेटिक फील्ड नॉन यूनिफॉर्म हो गई, तो सिंपल सिचुएशन हो गई। कॉमन सा कंसेप्ट होता है, जो चीजें वेरी करती हैं उनके लिए फिर हमें इंटीग्रेशन करना ही पड़ता है एलिमेंट्स लेके। एक बड़ा सा सॉल्वर बनाना आइडियल, बड़ा सा अपने रेस्टोरेंट पड़ोसी कर सकते हैं। आइडियल सोलेनॉइड की लेंथ काफी ज्यादा होती है थी, और बड़ा सा मैं इसलिए कह रहा हूँ तो 3 सवाल बनेंगे फिर, वही जो पहले हो चुके हैं 3 पार्ट, फिर पहले तो छोटा पड़ गया, एक ही पार्ट हो पा रहा, तो सोलेनॉइड दूसरा बनाना पड़ेगा। सोलेनॉइड का काम क्या होता है आप जानते हैं, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर देगा ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मैग्नेटिक, ये नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ स्मॉल एन गिवन और आई करंट फ्लो करा दी इसमें। तो कुल मिला के बात ये कि इसके अंदर इस तरह की मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो गई होगी, कितनी, म्यू नॉट एन आई, ये पता है, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक। और इसके अंदर एक सर्कुलर लूप, पहले डायग्राम में मैंने फर्स्ट डायग्राम सर्कुलर लूप जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, दूसरे वाले डायग्राम में किसी सर्कुलर लूप को ऐसे रख दिया, तीसरे वाले डायग्राम में किसी सर्कुलर लूप को ऐसे रख दिया। और इसका ये सरफेस के परपेंडिकुलर वाले में, ये है इसका एरिया वेक्टर, इधर लेना है इसका एरिया वेक्टर, ठीक है। और ये जो एंगल है, ये वाला, ये इसका डायमीटर बनाया है, ये एंगल थीटा दे रखा है, ये है थर्ड वाला डायग्राम, रेडियस इसकी भी स्मॉल आर। अब इन तीनों पार्ट में इस सर्कुलर लूप से कितना फ्लक्स क्रॉस होगा वो बताओ, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स इन ईच केस। पहला पार्ट तो मैक्सिमम फ्लक्स वाला है, पहला पार्ट लिख लिया होगा, फाई इज इक्वल टू बी ए cos 0, बी कितना है, म्यू नॉट है, और ए पाई है, समझ गए होंगे। दूसरे पार्ट का फाई मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगी, ये कैसी होगी मैग्नेटिक फील्ड। तीसरे पार्ट के लिए थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, थीटा ये नहीं होगा, थीटा होता है मैग्नेटिक फील्ड और एरिया वेक्टर के बीच का एंगल, मैग्नेटिक फील्ड 90 माइनस फ्लक्स इक्वल टू बी ए cos 90 माइनस फाई इक्वल टू म्यू नॉट एन आई पाई आर स्क्वायर साइन। तो जरूरी नहीं है कि सवाल में जो एंगल थीटा दिया है वही अपना एंगल हो, वो हमें ढूंढना भी पड़ सकता है।
मैग्नेटिक फ्लक्स की कैलकुलेशन। नेक्स्ट ये है इनफाइनाइट लॉन्ग और ये है सर्कुलर एरिया। सर्कुलर एरिया इसमें कोई करंट एरिया है, बस करंट इसमें है, इनफाइनाइट लॉन्ग है। ये तो सिंपल सर्कुलर एरिया है और रेडियस। ये सर्कुलर एरिया इस तरीके से रखा है कि इसकी जो एक्सिस है उसके अलोंग वायर आ जाएगा। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स, फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सर्कुलर एरिया। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू गिवन सर्कुलर एरिया। एरिया तो सर्कुलर है और मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगी? इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। जीरो डाउनवर्ड एंगल 90। ये जो भी मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो इस सरफेस के पैरेलल नहीं आ जाएगी। इस डायग्राम से समझाएंगे तो और आसानी से समझ आ जाएगा। ये रहा पाई है ना, ये सर्कुलर एरिया और तो इसकी जो फील्ड है वो ऐसे ऐसे तो आएगी नहीं। तो मैग्नेटिक फील्ड वो इस प्लेन में ही आएगी, लेकिन इसका जो एरिया वेक्टर होगा वो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो हर जगह का थीटा या डी फाई ढूंढने पड़ेंगे, या डायरेक्ट फाई नहीं ढूंढ सकते। क्यों? मैग्नेटिक फील्ड सब जगह अलग अलग होगा, ठीक है। तो हर जगह का थीटा 90, तो उस जगह का डी फाई 0, इसलिए फाई 0। सिंपल सी बात है, जब मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल हो गई तो फिर ज्यादा सोचना ही नहीं, फ्लक्स 0। ये है करंट कैरिंग वायर और ये वही अपना डायग्राम जो भी बनाया था, ऐसा एरिया बना दिया। ये सरफेस है इस तरह ए बी, ये रेडियस ए, ये जो सरफेस है ए बी सी डी ए, ये इस वायर की मैग्नेटिक फील्ड रहा हो, तो इसका मैग्नेटिक फ्लक्स 0। बात समझ में आना शुरू हो गई कि नहीं? इसमें भी देख लो मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल है, इसलिए फ्लक्स इस वायर की जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी ऐसे पकड़ेंगे सर, तो ऐसे किस तरह से आएगी, यहाँ ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी, यहाँ ऐसे आएगी। ये सारी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऐसे जो आती है सरफेस से पैरेलल हो गई, ठीक है। जी सर। ये रहा इनफाइनाइट लॉन्ग करंट आई स्क्वायर सरफेस, साइड लाइन एल, यहाँ से रहेगा डी डिस्टेंस। फाइंड हेलो, यस सर।
हेलो, Yes, sir. Yes, sir. हेलो, ठीक है। फाइंड मैग्नेटिक फ्लक्स पासिंग थ्रू magnetic flux passing through given square surface. Here are square. Then mu not I as upon 2 pi ln d plus नॉट वाला वही आ गया, कोई जानो पहचाना आंसर। अब जीरो होगा क्या? नहीं सर, नॉट जीरो ही होगा। अब तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर आएगा मैक्सिमम फ्लक्स वाले सिचुएशन में, लेकिन डायरेक्ट फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन करना, तो एलिमेंट वही कैसा लिया जाएगा, वर्टिकल पट्टी बन जाएगी रेक्टेंगल, यहाँ से x डिस्टेंस पे और dx इसकी विड्थ हो जाएगी। तो अब इसका जो छोटा सा एरिया होगा l dx, उसका एरिया वेक्टर अंदर और मैग्नेटिक फील्ड भी अंदर ही आ जाएगा। ठीक है, जीरो डी फाई कैसे लिखेंगे, डी डी ए cos जीरो, डी क्या लिखूं, म्यू नॉट आई बाई 2 पाई एल और डी ए एल डी एक्स। टोटल फ्लक्स के लिए म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई इंटीग्रेशन डी एक्स लगेगा, डी से डी प्लस है यह क्या है, म्यू नॉट आई एल बाई 2 पाई लॉग डी प्लस एल बाई कितना प्लस, एरिया वेक्टर तो बाहर हो। हम बाहर देंगे तो माइनस लगा तो पता होगा अंदर लेना है। अच्छा ठीक है, तो मेंशन होगा। ठीक है, फ्लक्स की कैलकुलेशन वाले सवाल पकड़ में आ रहे हैं। जी सर। मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म भी हो सकती है और दोनों टाइप के सवाल पूछना सकते हैं। अगर किसी सवाल में हमें ये दिख गया कि मैग्नेटिक फील्ड सरफेस के पैरेलल निकल रही है, वो भले यूनिफॉर्म या नॉन यूनिफॉर्म है, तो सवाल वही खत्म हो जाता है, फ्लक्स जीरो जीरो ले लेते हैं। अब देखो कोई भी एरिया या कोई भी लूप है, उससे कितना फ्लक्स क्रॉस होगा उसका फॉर्मूला अगर देखें तो जनरल फॉर्मूला यही तो मिला है यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म होगा तो इंटीग्रेशन होगा, लेकिन कांसेप्ट तो वही है, वो इंटीग्रेशन बी ए cos थीटा हो जाएगा, बी डी ए cos थीटा। तो किसी सरफेस से जो फ्लक्स क्रॉस होता है, सरफेस की जगह पर लूप भी हो सकता है, एक लूप है मान लो, वायर का एक लूप बना दिया, उस लूप से जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो किन किन बातों पर डिपेंडेंट है, मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, उस लूप का एरिया कितना है, और बी वेक्टर और ए वेक्टर जो बनाएंगे उसका सरफेस का उसके बीच में एंगल कितना, तीन चीजों पर डिपेंडेंट है। तो अगर हमें किसी लूप से क्रॉस होने वाले मैग्नेटिक फ्लक्स को चेंज करना है तो हमारे पास कितने तरीके हो सकते हैं, तीन तरीके। हाँ, तीन तो कॉमन है, और भी कई सारे हो सकते हैं। सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड को बदल दें, सिर्फ एरिया बदल दें, या सिर्फ एंगल बदल दें, या फिर दो बदल सकते हैं कोई से, या तीनों बदल दें, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो किसी लूप से जब मैग्नेटिक फ्लक्स जो क्रॉस हो रहा है वो टाइम के साथ जब चेंज होता है, चेंज किसी भी तरीके से कर सकते हैं, तरीके समझ में आ रहे हैं? यस सर। जिन जिन चीजों पर डिपेंडेंट है उनको उनमें से चेंज करेंगे, एक को कर दें, दो को कर दें, तीनों को कर दें, तो ये फ्लक्स चेंज हो जाएगा। अब इस फ्लक्स को चेंज करके कुछ काम किया गया,
फैराडे साहब, फैराडेज एक्सपेरिमेंट, कुछ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, उनके कंक्लूजन कॉमन जो एक्सपेरिमेंट थे उनको मैं देखो यहाँ बनाऊंगा। फैराडे साहब ने किस चीज के एक्सपेरिमेंट किए वो मैंने बता ही दिया। उन्होंने क्या किया, एक लूप लिया, कंडक्टिंग लूप, और उससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कराया और उसको फिर बदल बदल के देखा तो उन्हें क्या रिजल्ट मिलेगा। जैसे ये कोई कंडक्टिंग लूप है, ऐसा कंडक्टिंग लूप लिया और इसमें छोटा सा गैल्वेनोमीटर भी लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का क्या काम होता है, विचारों को भी बताइए। पहला एक्सपेरिमेंट, दिस इज कंडक्टिंग लूप, कंडक्टिंग लूप, क्लोज लूप, ठीक है। अब इससे मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस कराना तो मैग्नेटिक फील्ड लगानी पड़ेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करने के लिए हमें पास बढ़िया सी व्यवस्था होती है, एक मैग्नेट ले लिया, लगती है इसके पास, ठीक है। अब इस मैग्नेट की वजह से कुछ मैग्नेटिक फील्ड आई होगी, वो इससे क्रॉस करके जा रही है, कुल मिला के बात है इससे कुछ तो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा है। अब पहले एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, इस लूप को रेस्ट पे रखा और मैग्नेट को भी रेस्ट पे रखा। जब ये दोनों रेस्ट पे हैं देखा कि इस गैल्वेनोमीटर में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आ रहा, मतलब करंट जीरो आ रहा। फिर इन्होंने क्या किया, दूसरे एक्सपेरिमेंट में वही कंडक्टिंग लूप और वही मैग्नेट और गैल्वेनोमीटर लगाई है इसमें, ये रहा। अब इन्होंने क्या किया कि जो लूप है इसको तो रेस्ट पे रखो, लेकिन मैग्नेट को चला दिया था, मैग्नेट को चला दिया, इधर या इधर भी चला सकते हैं, लेकिन चला दिया इधर या इधर। तो अब इस एक्सपेरिमेंट में देखा गैल्वेनोमीटर में कुछ रिफ्लेक्शन आता है, ठीक है। फिर और एक्सपेरिमेंट, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट कर करके देखे, उनमें से कुछ खास ही बना रहे हैं जिससे कंक्लूजन बन जाएगा। फिर ये गैल्वेनोमीटर, अब की बार इन्होंने क्या किया, ये नॉर्थ साउथ इसको भी वेलोसिटी से और उसको भी बिल्कुल सेम वेलोसिटी से चला दिया। अब इन्होंने फिर देखा कि इसमें कोई डिफ्लेक्शन नहीं आया। फिर वही कंडक्टिंग लूप और अब इनको डिफरेंट वेलोसिटी से चला दिया। अब देखा फिर से डिफ्लेक्शन आ गया, बनाया 3-4 डायग्राम बना, इसी से उन्होंने जो बहुत सारे सैकड़ों एक्सपेरिमेंट किए थे वो सब इसी में फिट बैठ जाएगा। कंडक्टिंग लूप लिया, क्लोज लूप, उसमें एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर का काम यही है, ये चेक कर लेगा कि इस लूप में करंट फ्लो हुई या नहीं। तो इन सारे डायग्राम में दो तरह की कैटेगरी मिल रही है, दो तरह के डायग्राम, करंट है या नहीं है। तो अब देखो जरा कौन से डायग्राम में करंट नहीं है, थर्ड वाले में और इसमें। आप ऐसा कंक्लूजन बना सकते हो, इस मैग्नेट और इस लूप के बीच का जो सेपरेशन है वो अगर चेंज नहीं हो रहा, ध्यान से देखो यार, चेंज नहीं हो रहा, तो यहाँ भी चेंज नहीं हो रहा, देखो सेम वेलोसिटी चला रहे हैं, तो इनके बीच का जो सेपरेशन है वो चेंज नहीं हो रहा, तो करंट जीरो है। अगर इनके बीच का सेपरेशन किसी तरीके से बदल गया तो करंट नॉन जीरो आ रहा है। और भी कई तरीके हो सकते हैं, इसको V1 से इधर चला दो, इसको V2 से इधर चला दो, है ना, इसको ना चलाएं सिर्फ इसको चला दो, बहुत सारी पॉसिबिलिटी बन जाएंगी। कुल मिला के बात है, कंक्लूजन दो तरीके के बन रहे हैं, या तो इनके बीच का सेपरेशन चेंज हो रहा है, या जब इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं कर रहे हो तो कोई करंट नहीं मिल रही, और जब सेपरेशन चेंज हो गया तो करंट। अब इसको सेपरेशन चेंज नहीं होना और होना, इसको ऐसे देखेंगे, देखो
क्या मैं कह सकता हूँ इनके बीच का सेपरेशन अगर चेंज नहीं हो रहा तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा होगा मैग्नेट वो चेंज नहीं होगी। मैग्नेटिक फील्ड ये कितनी प्रोड्यूस करेगा वो डिस्टेंस पर डिपेंडेंट होगी कि नहीं, ये समझ रहे हैं। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स क्रॉस हो रहा होगा इससे। तो जब इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं होगा और एरिया वगैरह हम चेंज कर ही नहीं रहे और घुमा भी नहीं रहे किसी को, एंगल भी चेंज नहीं हो रहा, तो इनके बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा तो क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि इससे क्रॉस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा। कौन से डायग्राम में, इस वाले क्या यहाँ मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो जाएगा? क्यों? सेपरेशन बदलेगा, नजदीक आ रहा है तो फील्ड बढ़ जाएगी, क्या यहाँ भी चेंज हो जाएगा? यस सर। पक्का? कंक्लूजन क्या बना, अगर किसी कंडक्टिंग लूप से क्रॉस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होता तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगी, और अगर चेंज होता है तो करंट फ्लो होगी। पक्का? मान लो कि फ्लक्स चेंज हो रहा है, करंट फ्लो हो रही है, तो हम जानते हैं करंट बिना वोल्टेज के आ नहीं सकती। तो पहले क्या हुआ होगा, जैसे इस डायग्राम में पहले क्या हुआ होगा, इसमें पोटेंशियल एक ईएमएफ डेवलप हुआ होगा, एक छोटी बैटरी जैसी बनी होगी कि नहीं सर, उसने करंट फ्लो कराया होगा। इसके जो कंक्लूजन बने उसी को कह देते हैं फैराडे लॉ। फैराडे साहब ने क्या कहा कि किसी कंडक्टिंग लूप से क्रॉस होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स टाइम के साथ चेंज होता है तो उस लूप के अंदर एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है, उसे कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ। बैटरी वाला ईएमएफ नहीं है ये, झूठ मूठ का चार्ज इंड्यूस होके आता था कि नहीं, ऐसा ही ये ईएमएफ है। क्या कहेंगे इसे? इंड्यूस्ड ईएमएफ। इसकी वजह से करंट आएगी, उसको कहेंगे इंड्यूस्ड करंट, और इस पूरे फिनोमेना को कहेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। नया चैप्टर चैप्टर तो एक ही है उन्होंने, पर सीट अलग मिलेगी इसको। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से ईएमएफ इंड्यूस होना, ईएमएफ से इलेक्ट्रो वर्ड आ गया, करंट वगैरह आ रही है, और मैग्नेटिक वर्ड कहां से आ गया? मैग्नेटिक फील्ड पड़ी, और क्योंकि इन्हें इंड्यूस्ड ईएमएफ और इंड्यूस्ड करंट कह रहे हैं इसलिए इंडक्शन वर्ड आ गया। इसकी हेडिंग लिख ली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इसकी पहली छोटी हेडिंग फैराडेज लॉ, यहीं से शुरुआत हो, फैराडेज लॉ। यानी फैराडे साहब ने ये जो एक्सपेरिमेंट किए इसका जो कंक्लूजन बना उसी को क्या कह दिया? फैराडेज लॉ। फैराडे साहब ने दो बातें बताई। फैराडेज फर्स्ट लॉ, तो पहले लॉ में तो यही कहानी जो हमने अभी सीख ली उसी को लिखना। देखो एक मैग्नेटिक फ्लक्स, if the magnetic flux passing through any conducting closed loop, if the magnetic flux passing through any conducting closed loop changes with time, changes with time, then an EMF developed in the loop, an EMF developed in the loop called induced EMF. Called induced EMF. Hence, a current
इंड्यूस्ड इन द लूप या करंट प्रोड्यूस्ड इन द लूप, एक ही बात है। Hence a current induced in the loop. Next one लगाएंगे फिर लिखेंगे this phenomena is called electromagnetic induction. This phenomena is called electromagnetic induction. ठीक है, तो ये फर्स्ट लॉ तो वही बेसिक सी बात कि अगर फ्लक्स चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, उसकी वजह से इंड्यूस करंट आ जाएगी। ईएमएफ अगर हमें पता चल गया तो डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, वही फॉर्मूला अपना I इक्वल टू V बाई R से हम बताएंगे कितनी करंट आ रही है। ये जो लूप है इसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस तो होगा ही, तो करंट भी अपन कैलकुलेट कर पाएंगे। तो ये तो थ्योरेटिकल बात हो गई या एक्सपेरिमेंटल बात हो गई, एक्सपेरिमेंट से जो पता चला फैराडे साहब को वो लिख दिया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि ये ईएमएफ जो इंड्यूस हो रहा है, ये जब तक मैथमेटिकली पता नहीं चलेगा तब तक हम करंट की वैल्यू नहीं बता पाएंगे। तो यही सेकंड लॉ बन जाएगा, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है ना, फैराडे सेकंड लॉ। सेकंड लॉ में उन्होंने बताया कि कितना ईएमएफ इंड्यूस होगा, समझ रहे हो कि नहीं, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके देखिए। जैसे न्यूटन साहब ने भी कुछ बातें बताई थी कि नहीं, फर्स्ट लॉ में क्या कह दिया था, किसी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाते, जिस मोशन में है उसी में, जिस स्टेट में है उसी में बनी रहती है। रेस्ट पे तो रेस्ट पे बनी रहेगी, ऐसे तो होता है। तो रेस्ट से मोशन में लाना या मोशन से रेस्ट पे लाना तो फोर्सफुली लाना पड़ता है, ये बताया था न्यूटन साहब ने फर्स्ट लॉ में। सेकंड में F इक्वल टू m कैलकुलेशन हो गई थी, और थर्ड भी होता है रिएक्शन वाली बात बता दी। ठीक है, तो ऐसे ही फर्स्ट लॉ तो थ्योरेटिकल और सेकंड लॉ कैलकुलेशन। तो लिखें जरा, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ, द वैल्यू ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ is equal to rate of change of magnetic flux। ये बात पता चली, the value of induced EMF is equal to rate of change of magnetic flux। यानी मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा तभी तो EMF इंड्यूस होगा। तो वो मैग्नेटिक फ्लक्स किस रेट से चेंज हो रहा है, वो रेट अगर हमें पता चल जाए तो वही किसके इक्वल हो जाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ को या तो ऐसा सिंबल बनाते हैं ईएमएफ वाला ही, या फिर V लिख देते हैं। तो कई जगह पर आपको छोटा ही भी लिखा मिल सकता है, इज इक्वल टू d5 अपॉन dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। मैंने जो बोला था उसमें जो लिखा है उसमें थोड़ा सा अंतर नजर आ गया होगा, माइनस साइन आ गया है। माइनस साइन क्यों लगाया, उसका एक खास रीजन है, समझिए जरा। हाँ, मैग्नीट्यूड, ये जो हमने लिखा है तो मैग्नीट्यूड के लिए लिखा है। ये माइनस साइन का यहाँ मीनिंग थोड़ा सा अलग टाइप का लिखेंगे। नेगेटिव साइन indicates that negative sign indicates that the induced EMF indicates that the induced EMF opposes the cause, opposes the cause by which it is induced। समझना जरा इस बात को। Negative sign indicates that the induced EMF opposes the cause, यानी इसको प्रोड्यूस होने का कोई कारण होगा कि नहीं। यस सर। तो जिस कारण से ये इंड्यूस हुआ है उस कारण का अपोज करेगा।
ये है यहाँ नेगेटिव साइन का मतलब। नेगेटिव साइन का फाइनली हम वहीं पहुंचेंगे डायरेक्शन वगैरह, लेकिन बिल्कुल स्टार्टिंग में बेसिक मीनिंग अगर हमें बताना है नेगेटिव साइन का वो क्यों लगा है, तो आप क्या बताएंगे? ये जिस वजह से, वजह क्या है? फ्लक्स का चेंज होना। और फ्लक्स चेंज हो सकता है दो तरीके से, या तो बढ़ेगा या घटेगा। तो बढ़ रहा है तो बढ़ने का अपोज करेगा, तो घट रहा है तो घटने का अपोज करेगा। ये है नेगेटिव का बेसिक। लिख लिया पूरा? इंडिकेट्स दैट द इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजेस द कॉज बाय व्हिच इट इज इंड्यूस्ड। सही बात पकड़ना। अच्छा, ये चीज फैराडे साहब ने बता तो दी और बाद में जाके ये सही भी रही, और जिस टाइम फैराडे साहब ने बताया था वो सारी चीजें इससे एक्सप्लेन भी हो रही थी। लेकिन ये जिस कॉज की वजह से प्रोड्यूस हुआ उसका अपोजिशन कर तो रहा है, लेकिन कर क्यों रहा है इसका ज्यादा एक्सप्लेनेशन फैराडे साहब नहीं दे पाए। इसका एक्सप्लेनेशन दूसरे साइंटिस्ट ने दिया, लेंज लॉ। लेंस सुनाओ? आँख का लेंस। लेंस अच्छा ये लेंस नहीं, लेंज लॉ। टी साइलेंट, साइलेंट का बड़ा झंझट होता है अंग्रेजों में। नामों में साइलेंट होता है, वैसे साइलेंट नहीं रहते। वैसे तो बड़े बदमाश होते हैं, नाम में साइलेंट होते हैं। लेंज लॉ। लेंज लॉ का बेसिक यानी बेसिक यूज इसका क्या है? इस नेगेटिव साइन का एक्सप्लेनेशन। देखो लेंज लॉ is used, वैसे तो बेसिक तो यही है नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन करना, लेकिन फाइनली लिखने में कैसे आता है? नेगेटिव साइन जब एक्सप्लेन हो जाएगा तो हमें जो करंट इंड्यूस हो रही है या जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसकी, यानी ईएमएफ कहें तो उसकी पोलैरिटी पता चल जाएगी, हाई पोटेंशियल की तरफ लो पोटेंशियल, और वो पोलैरिटी पता चलेगी तभी तो करंट की डायरेक्शन डिसाइड कर पाएंगे इस लूप में करंट क्लॉकवाइज है या एंटी क्लॉकवाइज। समझ रहे हो नहीं? तो लेंज लॉ बेसिकली इस नेगेटिव साइन को एक्सप्लेन तो करेगा, लेकिन फाइनली एक्सप्लेन करने के बाद हमें मिलेगा क्या? ईएमएफ की पोलैरिटी या करंट की डायरेक्शन। यूज ये लिखा जाता है, क्या लिखा? इट इज यूज्ड टू फाइंड polarity of induced EMF, polarity of induced EMF or current, direction of current या direction of induced current, ऐसे लिख सकते। It is used to find polarity of induced EMF or direction of induced current। ये बात पकड़ना है। जब पूरा नेगेटिव साइन एक्सप्लेन हो जाएगा तो हमें फाइनली यही पता चलना है। कैसे एक्सप्लेन होगा बताएंगे। नहीं, एक और लाइन में छोटे छोटे सवाल हैं। इट इज बेस्ड अपॉन, बस यहीं से एक्सप्लेन हो जाएगा। इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। इट इज बेस्ड अपॉन प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, समझ लेते हैं। वैसे सवाल तो बहुत सारे करेंगे, लेकिन जो हमने फैराडे एक्सपेरिमेंट में जो डायग्राम बनाए थे, तीन किसी को अगर हम कंसीडर करके इसे एक्सप्लेन करने की कोशिश करें। जैसे ये कंडक्टिंग लूप, हमने इसमें गैल्वेनोमीटर नहीं लगा था, इसलिए लगाया था कि करंट है या नहीं वो चेक करने के लिए। अब हमें पता चल गया करंट कब होगी कब नहीं होगी। तो जैसे ये लूप है, इसको यहाँ रेस्ट पर फिक्स कर दिया माउंट से, कोई करंट वगैरह नहीं है इसमें। हमने क्या किया, एक मैग्नेट लिया, ये नॉर्थ पोल
और ये साउथ पोल। अब देखो मैं क्या करता हूँ, ये तो फिक्स अपनी जगह पर मैं इस मैग्नेट को इधर कुछ v नॉट वेलोसिटी देके छोड़ देता हूँ, यानी वेलोसिटी दे दी से v नॉट और फिर हम अलग हो गए। v नॉट इनिशियल वेलोसिटी दी से v नॉट, इसका मास हुआ कुछ, तो इसके पास इनिशियली काइनेटिक एनर्जी रही होगी हाफ m v नॉट स्क्वायर। सहमत है सब? लेकिन जैसे ही मैंने इसे इधर चलाया तो इससे जो फ्लक्स क्रॉस हो रहा है वो चेंज होगा, और फ्लक्स चेंज होगा तो इसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा तो इसमें करंट आएगी, और जैसे ही इसमें करंट आ गई तो अब देखिए करंट कैरिंग लूप मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ ऐसा लगना चाहिए आपको। मैग्नेटिक फील्ड कहां से आ रही है? तो याद करो करंट कैरिंग लूप को जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रख देते हैं तो उसके पास एक पोटेंशियल एनर्जी आ जाती है। पढ़ा तो था हमने हैं? तो जैसे ही इस मैग्नेट को मैंने इधर चलाया तो क्या इसने कुछ एनर्जी स्टोर कर ली इस फॉर्मेट में, पोटेंशियल, और दूसरी बात इसमें करंट भी फ्लो हो गई, और करंट फ्लो होती है किसी रेजिस्टर में तो हीट लॉस भी होती है, तो क्या इसमें कुछ हीट भी लॉस हो जाएगी? अब ये दोनों एनर्जी आ कहां से रही है? काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल, तो बताइए इस मैग्नेट की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी या घटेगी? घटेगी। पक्का? ये घट के कहाँ जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी हीट लॉस के पास उसका कुछ हिस्सा तो इसने मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर कर लिया होगा और कुछ हीट लॉस में। पक्का? तो अब देखिए ध्यान से, इसमें जो करंट इंड्यूस हुई है या इसमें जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसने इस, वो किस वजह से, कॉज ढूंढो पहले तो, उसका कॉज क्या है? इस मैग्नेट का उसकी तरफ जाना। पक्का? तो मैग्नेट उसकी तरफ जा रहा है, इसका अपोज होगा, मतलब इसकी स्पीड कम हो रही है। ये देखो समझ, अगर इसकी स्पीड बढ़ जाती तो क्या कहते? सपोर्ट, उधर जाने का सपोर्ट हो गया, लेकिन इसकी स्पीड कम हो रही है। तो ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, जो करंट इंड्यूस हुए, उसने इस मैग्नेट के उधर जाने का अपोज किया, सपोर्ट किया? अपोज किया, यानी उस कोज का अपोज किया जिसकी वजह से ये आ रहा है। आई बात समझ? अगर मैं इसको इधर ले जाऊं तब भी तो ऐसा ही होगा, तब भी इसकी स्पीड घटेगी, तो दूर जाने का भी अपोज होगा और पास आने का भी अपोज। अरे और पकड़ लो नहीं, सवालों से और देखेंगे फिर इसको। ठीक है, अरे मैंने ये सही करा था, ये वाला तो आज कराया ना, ये वाला मैं सबसे बड़ा बंदा, ये मैंने सबसे सही करा था, मेरे को लगा ये आंसर किया है, मेरे को लगा ये आंसर किया है, मेरा सही आया था एकदम। देख आज सुबह मैंने सुबह करा था, ये देख सुबह मैंने करा था, ये पूरा वही आ रहा था। हाँ अरे 3 क्या हो गया? आएगा, हाँ मैग्नेटिक भी नहीं आया, मैग्नेट कहाँ आया? मैग्नेट आएगा अभी, उसके बाद अर्थ आएगी। आजा जगह है।